सलाम वालेकुम। सबसे पहले आप सभी यहाँ पधारे हैं। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आप सभी का शुक्रगुजार है। सेंट्रल बैंक बिहार में दो बड़ी चीज लेकर के हैं। पहला, हम यहाँ 500 से अधिक शाखाएं आप सभी की सेवा में कार्यरत है। दूसरा, बिहार का ही नहीं, देश का ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा ग्रामीण बैंक उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक जो मुजफ्फरपुर में है, उसका स्पॉन्सर भी सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने किया है, जिसकी 1100 से अधिक शाखाएं हैं और व्यापार में ग्रामीण बैंकों में नंबर 1 बैंक है। इसके साथ ही बात करने से पहले यहाँ पधारे हुए मेहमान श्रीमान रविशंकर प्रसाद साहब, सरेश भाई, पठान साहब, राजपूत साहब, शमसुद्दीन साहब, मुझे प्रसन्नता है कि आपने मुझे एक मंच दिया। मंच इसलिए कि मैं केवल बोलना चाहता हूँ, ऐसा नहीं है। मंच इसलिए कि हम इस माध्यम से जो कुछ हमारे शिक्षाविद और बड़े आदमी ने कहा है, उसको किस ढंग से क्रियान्वित करके आम जनता तक पहुंचा जाए। कहते हैं जब तक देश में गरीबी और अशिक्षा रहेगी तब तक अमीर सुखी पूर्वक नहीं रह सकता। तो यदि सभी को सुखी रहना है तो गरीबी मिटानी होगी, अशिक्षा को हटाना होगा, शिक्षित करना होगा। उसके लिए बैंक क्या कर सकता है, मैं उसी के लिए आपसे बातचीत करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। शुरुआत करूंगा, जैसा कि टॉपिक दिया गया है, तालीम की ताकत। आखिर ये तालीम क्या है? 3 शब्दों से बना ये तालीम, ता, ली और मैं ये मानता हूं ता का असर है तासीर, ली का असर है लियाकत और मैं का असर है मदरसा। तासीर लियाकत की मदरसे से यदि हमको शिक्षा से जुड़ना है और शिक्षा देनी है तो वहीं से हमको शुरुआत करनी होगी। जब हम ताकत की बात करते हैं तो ताकत चाहे शक्ल से हो चाहे अक्ल से हो। कोई कहते हैं कि अक्ल से ज़्यादा ताकतवर शक्ल होती है, या कुछ कहते हैं कि शक्ल से भी ज़्यादा अक्ल से भी ज़्यादा शक्ल होती है। मैं उस पेचीदगियों में नहीं जाऊँगा। बैंक क्या कर सकता है, इसके लिए 2 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। पहला कहते हैं तजुर्बा और दूसरा है तालीम। इसके लिए मैं एक छोटी सी हास्यिका या कहानी कहना चाहूँगा। कहते हैं कि अकबर के दरबार में जब बहुत सारे दरबारी बैठे हुए थे तो अकबर और बीरबल की बहुत सारी कहानियाँ आपने सुनी होगी। उसमें से एक छोटी सी कहानी है। अकबर ने कहा बीरबल से, बीरबल ये बताओ, यहाँ जितने भी राज दरबारी बैठे हुए हैं उनको तालीम और तजुर्बे से कितने भागों में विभक्त कर सकते हैं? बीरबल ने कहा, जहां बहुत साधारण प्रश्न है। मेरे हिसाब से यदि हम 4 भागों में विभक्त करें तो आसानी से मैं आपको बता सकता हूं। मैं उसने कहा बताइए। तो पहले कहा नदी जैसे, दूसरे ने कहा बादल जैसे, तीसरा बोला चट्टान जैसे और चौथा बोले समुद्र जैसे। तो बादशाह इस बात को समझ नहीं सके तो बीरबल से कहा, बीरबल जरा खुल के बोलिए और सबसे पहले बताओ हम कैसे हैं। आपने 4 जो उदाहरण दिए उसमें से हम कैसे हैं? तो बीरबल ने कहा, बादशाह आप बादल जैसे हो। पर इन चारों का अभिव्यक्ति का अर्थ समझना सबसे जरूरी है, वो भी इस तालीम से जुड़ा हुआ है। यानी पहला तालीम, दूसरा तजुर्बा। यानी किसी के पास तालीम तो है पर तजुर्बा नहीं है तो क्या करेगा? लकीर का फकीर। लकीर का फकीर मीन्स नदी कैसे चलती है? वो अपनी धार से चलती है और सामान्यतः वो अपना मुहाना नहीं मोड़ती है। तो यानी आपने तालीम तो ले ली है पर यदि तजुर्बा हासिल नहीं किया तो आपकी स्थिति नदी जैसी होती है। तो कुछ दरबारी यहाँ जो बैठे हुए हैं
वो नदी जैसे हैं। दूसरे में कहा बादल जैसे। तो उन्होंने कहा कि उन्होंने तालीम तो नहीं ली है पर तजुर्बा है। तो उसने कहा कैसे? जहां वहां आप बैठे हैं, आपने तालीम तो नहीं ली है पर आप में इतना तजुर्बा है कि आप पूरे देश की मालियत कर रहे हैं। तो यहाँ बादल जैसी बात कही है, तो बादल को ये पता नहीं कि उनको कहाँ बरसना है, उसको ये ज्ञान नहीं है, उसको तजुर्बे के आधार पर वो बरसात करता है। और तीसरा चट्टान की बात कही है, तो चट्टान क्या है? न तजुर्बा है न तालीम है, वो क्या है? कुछ नहीं कर सकता है, केवल समुद्र को रोक सकता है। और चौथा कहा समुद्र जो नदी आके उसमें मिलती है और बादल उससे मिलता है, यानी तालीम भी उसमें समाती है और तजुर्बा भी उससे निकलता है, तो इसलिए समुद्र को उसकी संज्ञा दी है। तो यहाँ पर उस बीरबल ने चारों तरह के दरबारी बताए। तो मैं यहाँ कहना चाहूँ, जब हम तालीम की बात करते हैं, ताकत की बात करते हैं, तो दोनों चीजें होनी चाहिए। तो बैंक क्या करता है? बैंक न केवल तालीम की शुरुआत करने के लिए मदद करता है, बल्कि तजुर्बे की बात भी करता है। उसके लिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, पर 6 बिंदुओं पर प्रकाश डालूंगा। पहला, सबसे पहले जब तालीम की बात करते हैं तो तालीम कहाँ से आती है? तालीम के लिए चाहिए हमको शिक्षा संस्थान। शिक्षा संस्थान होते हैं इट्स अ पार्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी चाहे मदरसा बने चाहे स्कूल बने, उसको भी हम 2 भागों में बांटे हैं, चाहे वो सॉफ्टवेयर ग्रुप में हो चाहे हार्डवेयर ग्रुप में हो। जब सॉफ्टवेयर की बात करते हैं तो हमें क्या चाहिए? हमें पुस्तकें चाहिए, पुस्तकें लिखने वाले चाहिए, और पुस्तकें ऐसी ज्ञानवर्धक हो जो आसानी से छोटे छोटे बच्चों तक पहुंच जाए। जब हार्डवेयर की बात करते हैं तो हमको बिल्डिंग चाहिए, यूनिवर्सिटी चाहिए, स्कूल चाहिए, और छोटे छोटे गाँव में चाहे मदरसे हो चाहे स्कूल हो, वो सब चाहिए। तो ये पहली बात हुई इंफ्रास्ट्रक्चर की। बैंक क्या करता है? बैंक इन सभी के लिए ऋण देता है। यानी कोई व्यक्ति यदि किताब भी लगता है, हमारे यहाँ शिक्षक बैठे हुए हैं, यदि उनके पास आजीविका का साधन नहीं है तो पुस्तक लिखने से लेकर पुस्तक प्रकाशन तक के लिए भी ऋण देता है। और यदि मदरसा खोलने से लेकर यूनिवर्सिटी खोलना चाहें तो भी उसके लिए ऋण देता है। तो सबसे पहला बात हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर का। अब इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने के बाद उसमें क्या चाहिए? स्टूडेंट चाहिए। तो विद्यार्थी कहाँ से आएंगे? विद्यार्थी आएंगे उनको प्रेरित करके लाने के लिए तो बहुत सारे व्यक्ति, जैसा कि अभी सुना आपने, कुछ व्यक्ति, कुछ साथी, कुछ स्टूडेंट आगे पढ़ने के लिए घर की स्थिति के कारण नहीं पढ़ना चाहते। सरकार क्या कर रही है? सरकार कहती है हम उनको स्कॉलरशिप देंगे। अब स्कॉलरशिप कब मिलेगी, कब निकाल पाएंगे, कैसे निकाल पाएंगे, उनके पास खाते हैं या नहीं है? तो शुरुआत की बैंकों ने जन धन योजना खाता खोलने की, यानी स्टूडेंट बैंकों में आकर 0 बैलेंस से खाता खोल सकता है, और उसमें तुरंत जो सरकार किसी भी प्रकार की स्कॉलरशिप देती है तुरंत आके उसके अंदर जमा हो जाएगी। उसके लिए न चेक मिलेगा, न जमा कराना है, न लाना है, कुछ नहीं करना है। जब आप स्कूल का फॉर्म भरते हैं एडमिशन का, उस समय बैंक के खाता नंबर और बैंक का नाम लिखना है, और स्कॉलरशिप सीधे आपके खाते में जमा हो गई है, उसके बाद आप तुरंत निकाल सकते हैं। तो ये रही 0 बैलेंस से खाते के माध्यम से आप स्कॉलरशिप आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो पहला रहा इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा रहा खाता खोलने के बाद। अब खाता खोलने के बाद, अब खाता तो खोल लिया, आपने पढ़ाई भी कर ली है, पर पढ़ाई को निरंतर करने के लिए क्या चाहिए? फिर पैसा चाहिए। और यदि अब्बू जान के पास पैसा नहीं है तो कहाँ से आएगा? तो बैंक 2 तरह का ऋण देती है। पहला ऋण देती है स्किल डेवलपमेंट करने के लिए, चाहे वो ITI हो चाहे पॉलिटेक्निक हो, उसके लिए भी हमने स्कीम बना रखी है। दूसरा हायर एजुकेशन के लिए 4 लाख तक का ऋण बिना किसी की जमानत लिए, केवल माता पिता के साथ रह करके आप एजुकेशन ऋण प्राप्त कर सकते हैं। और यदि 4 लाख से ज्यादा का ऋण लेते हैं तो 7.5 लाख तक के लिए एक जमानती की जरूरत होती है, जिसके पास अच्छे मीन्स हो, और 7.5 से ज्यादा का चाहिए तो आपको कुछ अपनी संपत्ति गिरवी रखनी पड़ती है। यानी 7.5 लाख तक बिना संपत्ति को गिरवी रखे भी आप बैंक से ऋण सकते हैं। और ब्याज की दर क्या है? हर मुश्किल से ज्यादा 1 रुपया सैकड़ा, मतलब अधिकतम 12%। कभी कभी कंसेशन लड़कियों के लिए 11% तक भी लेते हैं, और छोटे तबके को 10% भी ब्याज वसूल करते हैं। तो यदि सारी सुविधा है तो हम क्यों नहीं इस सुविधा का उठाएं फायदा। उसके साथ साथ मॉरेटोरियम पीरियड में
कोई ब्याज चार्ज नहीं होगा, भारत सरकार इसके लिए अनुदान देती है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। तो ये रहा तीसरा माध्यम जो ऋण के माध्यम से आप शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। अब शिक्षा प्राप्त करने के लिए बैंक क्या करती है? भारत के जितने भी जिले हैं, हर जिले में एक हमने RCT खोल रखी है, उसका नाम है रूरल सेल्फ एम्प्लॉयड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स। उसमें 3 तरह के प्रोग्राम अलग अलग चलते हैं पूरे साल भर तक। उसमें अधिकतर प्रोग्राम स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, हर जिले में है, उसका फायदा वो उठा सकते हैं जिनको जानकारी हो। और जब आप उसमें 7 दिन का, 15 दिन का, 1 महीने का प्रोग्राम अटेंड करने के लिए जाते हैं, कोई फीस नहीं, खाना फ्री, रहना फ्री। यदि गांव का कोई व्यक्ति आकर के उसमें सीखता है तो आप उसमें किसी प्रकार का कोई खर्चा नहीं है। जब सीखने के बाद स्किल बेस्ड प्रोग्राम में तो वहाँ का जो डायरेक्टर है वहाँ के बैंक वालों को बुलाता है और कहता है कि इनकी ऋण एप्लीकेशन तैयार करिए, और जो योग्य व्यक्ति हैं उनको ऋण वहीं स्वीकृत करके 1 महीने के अंदर स्वीकृत की जाती है। पर यदि है कि उसमें केवल लिमिटेड है, यानी कुछ जितनी सीटें होती है उनको ऋण सुविधा मिलती है। कहने का मतलब है, पर यह भी आपको एक सुविधा दे रखी है। तो चौथी सुविधा जो मैंने जान करके आपसे वो है RCT, रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। उसके बाद 5वीं जो सबसे बड़ी बात है, यदि आपने ट्रेनिंग भी कर ली है, अभी हाल ही में भारत सरकार ने मुद्रा योजना की घोषणा की है, आपने नाम भी सुना होगा। उसमें 3 कैटेगरी बताई है। पहली कैटेगरी है, उसमें कहा गया शिशु ऋण, 50,000 रुपए तक का ऋण, चाहे वो ठेले वाला हो, चाहे वो सब्जी वाला हो, चाहे इवन बार्बर हो, छोटा सा छोटा व्यक्ति उसका फॉर्म भर करके ऋण सुविधा प्राप्त कर सकता है। दूसरा है तरुण, उसमें 50,000 से ज़्यादा 5 लाख का तक का। और तीसरा है किशोर, जिसका अर्थ है यहाँ पे 5 लाख से 10 लाख तक का। उसमें एक ही है कि आपको अपनी योग्यता के अनुसार, अपने अनुभव के अनुसार, अपनी कैपेबिलिटी के साथ आप अपना फॉर्म भरिए। और सारी बैंकें इसके लिए तत्पर है और जगह जगह कैंप लग रहे हैं। 25 सितंबर से 2 अक्टूबर के बीच में सभी जगह पूरे हिंदुस्तान में सभी बैंकें जाकर के कैंप लगा रही है और एप्लीकेशन भरे जा रहे हैं। तो कहने का आशय है, यदि आपने एजुकेशन लोन लिया है, उसके बाद आपको नौकरी नहीं करनी है, मत करिए, पर आपको एक रोजगार मुहैया उपलब्ध कराने के लिए मुद्रा ऋण योजना आपके पास उपलब्ध है। उसके बाद छठी सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज है, आपने रोजगार भी ले लिया, अपना धंधा भी शुरू कर दिया, अब क्या चाहिए आपको? सामाजिक सुरक्षा। यदि सामाजिक सुरक्षा नहीं होगी, पता लगा कि आप घर से निकले हैं पर रास्ते में कुछ हो गया तो घर वालों को कौन देखेगा? तो अभी 3 नई योजनाएं निकाली है। पहली है बीमा सुरक्षा योजना, 12 रुपए में 2 लाख रुपए तक का बीमा। आप बताइए, 12 रुपए में 1 रुपया प्रति माह का, वो योजना अभी भी चालू है। 30 सितंबर उसकी लास्ट डेट है। जिन लोगों ने फॉर्म नहीं भरे हैं वो अपने बैंक में खाता खुला करके फॉर्म भर के इस सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। दूसरा जीवन ज्योति योजना, 330 रुपए में जीवन का। और यदि आपने एक साथ पैसा जमा करा दिया तो हर महीने, हर साल जब भी ड्यू होगी तो बैंक आपको डेबिट करेगा, आपको बैंक में जाने की जरूरत नहीं है, उन्हें मेडिकल कराने की जरूरत है। और तीसरा, कहते हैं कि हर व्यक्ति सरकारी नौकरी करना चाहता है। क्यों करना चाहता है? इसलिए करना चाहता है कि उसको 60 साल के बाद पेंशन मिले। हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जा सकती है, परंतु पेंशन दी जा सकती है। और इसी पेंशन के लिए यदि आपकी 18 साल से 40 साल तक की उम्र है तो 42 रुपये प्रति माह की हिस्से से आप जमा कराते हैं तो आपको 1,000 रुपये प्रति माह पेंशन मिलेगी। सरकार 5,000 रुपये देगी। यदि आप उदाहरण के तौर पर 10,000 रुपये जमा कराते हैं एक मुश्त, 10,000 रुपये का 800 रुपये महीना, 800 रुपये साल का ब्याज होता है और प्रति माह 60 से 65 रुपया, उसमें से हम 42 रुपये से 55 रुपये तक प्रीमियम आपसे लेते हैं और 5,000 रुपये सरकार देती है। यानी 10,000 रुपये आपका जमा है और 5,000 रुपया सरकार का, दोनों मिलकर के आपको 1,000 रुपये प्रति माह की पेंशन की सुविधा उपलब्ध करा रही है। और यदि बाद में नहीं लेना चाहते हैं तो 60 साल की उम्र में यदि 18 साल की उम्र ज्वाइन करता है तो उसको 8,15,000 रुपये राशि वापस उसको बैंक देगी है। और इसमें बैंक कोई सा भी हो, भारत सरकार की पूरी जमानत है, सिक्योरिटी है, इसलिए कहीं भी पैसा जाने की जरूरत नहीं है। तो 6 स्कीमें मैंने आपको रखी जो कि शुरुआत से लेकर कहते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने से लगाकर रिटायरमेंट तक पूरी की पूरी योजनाओं में सभी बैंकें भागीदार है और सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया एक अग्रणी बैंक है जो आपकी सेवा करने के लिए तत्पर है। मैं अधिक समय नहीं लूंगा, मैं अंत में एक ही बात कहना चाहूँगा, जब तालीम की बात करते हैं तो तालीम कैसी होनी चाहिए? तालीम
चार तरह की हो सकती है। पहली तालीम होती है, पानी के अंदर की लाइन डालते हैं आप तो कैसा होता है, आगे आगे लाइन और पीछे पीछे खत्म। तो ऐसी तालीम नहीं होनी चाहिए, जिसको सुना बताया कि पढ़ने जाओ और बाद में कुछ नहीं हुआ। दूसरी तालीम होती है, रेत के अंदर अगर आप लाइन डालेंगे तो क्या होता है, कितने समय तक रहती है, जब तक हवा का दूसरा झोंका नहीं आता है तब तक बनी रहती है, यानी 1 दिन 2 दिन 1 सप्ताह। ऐसी तालीम भी नहीं होनी चाहिए। और तीसरा है, यदि आपके पास पास में तालाब है और उसके अंदर आप लाइन डालते हैं तो अगले साल जब तक पानी आता है तब तक बनी रहेगी। तो 1 साल की तालीम भी नहीं होनी चाहिए। तो तालीम कैसी होनी चाहिए, तालीम ऐसी होनी चाहिए पत्थर में लकीर खींचने की तरह, जिसमें पत्थर में किसी ने लाइन डाल दी है तो कभी मिट नहीं सकती है। तो आपकी और आने वाली पीढ़ी की तालीम ऐसी हो तो आगे निरंतर चलती रहे, जिसको कोई मिटा नहीं सके। तो इसी के साथ बैंक आपके साथ है, सेंट्रल बैंक आपके साथ है। आइए जुड़िए, अपना भविष्य उज्जवल बनाइए और बैंक को भी आगे बढ़ाइए और देश को भी आगे बढ़ाइए। धन्यवाद।